तो पिछले बार फ्रेंड हमने इनके 4 पार्ट हैं, 16 चैप्टर्स हैं। तो पहला वाला हमने इंट्रोडक्शन चैप्टर देखा था, जिसमें एवोल्यूशन था, कर्मा था, रेवरेंस था, मेरा फेवरेट टॉपिक कि आप कितना आदर करते हैं दूसरी आत्मा को, और हार्ट। आज हम उसके क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे 4 चैप्टर्स। आज कोशिश करूंगी कि ज्यादा चैप्टर्स ले लूं क्योंकि बहुत सारे हैं। इस क्रिएशन के में है कि आप कैसे पल पल अपने आने वाले इवेंट को, आने वाली घटनाओं को बनाते हैं और फिर सोचते हैं अरे हमारे तो प्रारब्ध में था। प्रारब्ध में बहुत कम कुछ लेके आते हैं आप सबसे ज्यादा क्रिया मना करते हैं यहाँ पर कर्मा तुरंत यहाँ पे मैनिफेस्ट हो रहा है, क्योंकि एनर्जी की जो अर्थ की एनर्जी है वो शिफ्ट होते जा रही है। तो आप बहुत जल्दी जल्दी उस चीज को अट्रैक्ट करते हो उस फ्रिक्वेंसी के अकॉर्डिंग जो आप रिएक्ट करते हो अपने प्रारब्ध कर्मा के निपटारे में। तो आज हम इंटेंशन जानेंगे, इंट्यूशन जानेंगे और एडिक्शन जानेंगे, और चॉइस, कौन सी चॉइस हमारे सोल के लिए, हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। तो पहला चैप्टर मैं आपको 5th वाला जो बता रही हूँ वो इंट्यूशन है। हम सभी लोग इंट्यूशन के बारे में जानते हैं कि हमें हमारी आत्मा आवाज देती है। मल्टी सेंसरी ह्यूमन और 5 सेंसरी ह्यूमन में मैंने आप लोग को डिफरेंस बताया था, जो सिर्फ अपने इंद्रियों पे ही सीमित रहता है और आसपास के इस वातावरण को ही सोचता है कि पृथ्वी ही एकमात्र प्लेनेट है जहाँ पे जीवन है, यहीं पे मेरा जीवन है, बस 5 इंद्रियों का सुख उसके लिए रहता है। उसको हम 5 सेंसरी ह्यूमन बोलते हैं। पर मल्टी सेंसरी ह्यूमन, उसको मालूम है कि इस पृथ्वी के बियॉन्ड भी दुनिया है, वहां पे भी वहीं पे ही हमारा वास्तविक घर है, और भी कई गैलेक्सीज हैं, और मैं कभी भी अकेला नहीं हूं। चाहे हम पृथ्वी पर अभी जैसे इस रूम में मैं अकेली बैठी हूं तो अकेली नहीं हूं, हमारे साथ हमारे मास्टर्स हैं, हमारे टीचर्स हैं, और भी बहुत सारी चीजें इसमें बताया गया है कि हम जानते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। और हमारे एडवांस इंटेलिजेंस सोल्स हमें हमेशा मदद करती हैं हमारे डिसीजन लेने में, हमें चुनाव करने के लिए, और हमको ये भी इंडिकेशन देती हैं कि अगर हमने ये चुना रास्ता तो हमारा उसका रिजल्ट क्या होगा। पर 5 सेंचुरी ह्यूमन ये नहीं जानता है, इसीलिए वो कॉन्शियसली उनकी मदद नहीं ले पाता जो उसके पास अवेलेबल है। मिलती है उनको भी मदद, पर वो कॉन्शियस नहीं ले पाता। हम बकायदा ले पाते हैं जो मल्टी सेंसरी होते हैं। इसीलिए 5 सेंचुरी ह्यूमन को बहुत टाइम लगता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत ही डिस्ट्रस्ट का इशू हो, विश्वासघात का इशू हो, तो वो यही एक्सपीरियंस बार बार करते रहेगा, कई बार एक ही जन्म में वो 15-20 बार 50 बार करेगा, बार बार कि लोग उसके पर उसको विश्वास तोड़ रहे हैं। वो तब तक ही सीखता रहेगा जब तक कि वो समझ ना जाए कि नहीं, मुझे विश्वास करना है। तो मल्टी सेंसरी जल्दी सीखता है और 5 सेंसरी ह्यूमन देरी से सीखता है। और जब 5 सेंसरी वाला ट्रस्ट नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, बुरे वर्ड्स बनाएगा, बोलेगा, बुरी भावनाएं करेगा, उन लोगों के लिए बुरे इमोशंस लाएगा, प्रतिक्रिया करेगा। यहाँ पर एक बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल देके दिया हुआ है कि डिस्ट्रस्ट करने का इशू क्या है। बहुत लंबा है, मैं बहुत शॉर्ट में आप लोगों को बता रही हूँ। बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल को अच्छे से व्याख्या की गई है कि जैसे कोई एक हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड कह रहा है अपनी वाइफ को कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं, या कहीं पे भी उसको आफ्टरनून में लेके जाना चाह रहा है। उसकी वाइफ बिजनेस करती हैं, तो वो कहती हैं कि मुझे आज जो बिजनेस मीटिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं उसको नहीं छोड़ सकती। मेरा मन है तुम्हारे साथ जाने का, पर मैं हेल्पलेस हूं, मैं अपनी मीटिंग को ही ज्वाइन करूंगी क्योंकि कंपलसरी बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर अगर उसके हस्बैंड में ये विश्वासघात, यानी कि वही बोलेंगे ना, डिस्ट्रस्ट का इशू रहेगा, तो वो क्या सोचेगा कि अच्छा उसकी इंपॉर्टेंट है बहुत मीटिंग, मैं नहीं हूं इंपॉर्टेंट। या ये सोचेगा कि मेरी वाइफ मुझे रिजेक्ट कर रही है। अब वहां पर उसने अपने इमोशन को नहीं देखा, अपने अंदर झांक के नहीं देखा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है,
और इसके कारण वो इस गलतफहमी के कारण वो उसको गलत शब्द बोलेगा, गलत बातें बोलेगा, गलत बॉडी लैंग्वेज बनाएगा। कई बार हम बोलते नहीं है, अपनी बॉडी लैंग्वेज से ही नाराजगी दिखाते हैं, तो उसका हस्बैंड दिखाएगा। पर अगर ये यहीं पे सॉल्व नहीं किया तो ऐसे इश्यूज बढ़ते जाएंगे, और धीरे धीरे अगर डिस्ट्रस्ट होता रहा, उसके हस्बैंड को अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास नहीं रहा, तो धीरे धीरे उसकी वाइफ रिजेक्ट करना शुरू कर देगी। फिर बोलेगा देखिए मैं तो जानता था वो मुझे रिजेक्ट करती है। रिजेक्शन हस्बैंड ने अपनी वाइफ के सबकॉन्शियस माइंड में सीड डाल दिया है, क्योंकि उसने इंटेंशन किया कि उसको, उसके मन में है कि वो मेरे ऊपर विश्वास नहीं कर रही है। तो वो धीरे धीरे ऐसे ही उसके बिहेवियर पैटर्न को देखते देखते आखिर में उसकी वाइफ रिजेक्ट करने लग जाएगी। जबकि प्रॉब्लम कहाँ था? हस्बैंड को था कि वो विश्वास नहीं कर रहा है। तो ये जो ट्रस्ट का डायनेमिक है उसको तुरंत सॉल्व करना चाहिए। उसको कॉन्शियसली अपने जैसे उसकी वाइफ ने बोला मीटिंग में है जाना जरूरी है, तो उसको कॉन्शियसली स्वयं से पूछना चाहिए कि क्यों मुझे ऐसी बिजनेस मीटिंग की न्यूज मुझे डिस्टर्ब कर रही है, क्यों मुझे रिजेक्शन की फीलिंग आ रही है, या क्या मैं वाकई कम इम्पोर्टेंट हूं, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूं, मैं क्यों नहीं उसके ऊपर विश्वास कर पा रहा, क्या ये मेरे शक को बढ़ा रहा है कि वो मुझे प्यार नहीं करती। ऐसे करके वो अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करे कि क्या मेरी वाइफ डिसऑनेस्ट है, मैं जो उसके ऊपर शक कर रहा हूं क्या डिसऑनेस्ट है। पर वो देखेगा, अगर जब वो अपने आप से एक क्वेश्चन पूछेगा, अपने अंदर को टटोलेगा, तो उसको लगेगा कि इतने सालों से जो उसकी वाइफ का बिहेवियर है वो तो बहुत प्यार भरा है, बहुत अच्छे से उसके साथ पेश आती है, तो सिर्फ एक मीटिंग के लिए वो मेरे को गलत झूठ नहीं बोलेगी। और वो समझेगा कि ठीक है, उसके वर्ड्स मुझे ट्रिगर कर रहे हैं कि मेरे साथ नहीं जा रही है, और मेरे अंदर ये डायनामिक चल रहा है डिस्ट्रस्ट का, इसका मेरी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है, ये मेरा इशू है ट्रस्ट का। मुझे अपनी वाइफ को, मतलब मेरी वाइफ मुझे प्यार करती है, मुझे उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। तो उसका पत्नी का इंटेंशन कि वाकई उसकी मीटिंग इंपॉर्टेंट होगी, वो नरम हो जाएगा, और हर्ट करने के बजाय वो एक लविंग हस्बैंड बन जाएगा। इससे वो अपना दिन भी नहीं खराब करेगा और अपनी मैरिड लाइफ को भी खतरे में नहीं डालेगा। बहुत अच्छे से इसको समझाया गया है, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस तरीके से, जब हम अपनी फीलिंग को नहीं देखते हैं। यदि इमोशन को इग्नोर करते हैं, यदि उसने इमोशन को इग्नोर कर दिया उस समय कि हाँ ठीक है मेरी वाइफ तो झूठ बोल रही है और मेरे को पसंद नहीं करती, मुझे रिजेक्ट कर रही है, तो वो रिजेक्शन फलीभूत हो जाएगी। तो गैरी जुकाव कहते हैं कि आपके पार्टनर्स, आपके फ्रेंड, आपके कलीग्स, वो सभी आपके शक्की होने से आप उसको खो देते हो, तो वो एक पनिशमेंट नहीं है। ये इसलिए है क्योंकि आप अपने अंदर के ट्रस्ट इश्यूज को अनदेखा कर रहे हो। बहुत से रिश्ते शक के कारण अधूरे हो जाते हैं। तो इसके लिए उन्होंने कहा है कि वो पनिशमेंट नहीं है, ये आप अपने को इग्नोर कर रहे हैं, अपने इमोशन को। तो जो ट्रस्ट नहीं करता है वो पेनफुल सिचुएशन पैदा करता ही रहेगा जब तक कि वो अपने ट्रस्ट इश्यूज को सॉल्व नहीं कर लेता। पर अक्सर होता है ना, चिड़िया चुग गई खेत, जब बीवी भाग के चली जाएगी या रिलेशनशिप ब्रेक हो जाएगी उसके बाद, तो वो चिड़िया चुग गई खेत नहीं करना। ये मैं अपना डाली, उसने नहीं डाला था, गैरी ने। तो उन्होंने कहा है कि सेम ऐसा ही डायनेमिक जब गुस्सा हो, ग्रीडी हो, मैनिपुलेटिव हो, ये सब ऐसा ही आता है हमको। हर एक इमोशन पे अगर आपको वो बहुत पेनफुल अनुभव हो रहा है, तो आप अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या ऐसी चीज है जो उसको ट्रिगर कर रही है। तो गैरी जुकाव कहते हैं कि मल्टी सेंसरी ह्यूमन बहुत जल्दी जल्दी सीखता है कि ये एक्सपीरियंस क्यों आया, मुझे क्या बताना चाह रहा है। उसको 50 और 100 बार इसको अनुभव करने की जरूरत नहीं होती है। और जैसे इसमें बहुत अच्छे से जब बता रहा था हस्बैंड वाइफ का, तो उसमें गैरी ने कहा कि जब भी ऐसे सिचुएशन हो तो आप क्वेश्चन पूछिए, अपने आप से ही क्वेश्चन पूछिए। आप अपने हायर सेल्फ से पूरे समय कनेक्टेड है, कभी कहीं नहीं छोड़ के गए आपका हायर सेल्फ।
तो जब तक कि क्वेश्चन नहीं पूछोगे तब तक के आप आंसर नहीं आपको मिल पाएगा, अंदर से गाइडेंस नहीं मिल पाएगा, और आपको जो आंसर आएगा वो आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं आएगा, पर मिलेगा जरूर आंसर। या तो आपको फीलिंग के रूप में मिलेगा, एक मेमोरी के रूप में आपको याद आएगा, या कोई थॉट उसी समय आपके पास आ जाएगा, या सपने में, या उसके नेक्स्ट डे। तो यदि वो हस्बैंड पूछता कि मेरे को क्यों ऐसे फील हो रहा है, तो उसकी इनर गाइडेंस उसको बताती कि नहीं नहीं, तुम शक कर रहे हो और वाइफ अच्छी है, तुम इसको लेट गो करो, वो आता आंसर। तो आस्क एंड यू शैल रिसीव, पर जरूरी ये है कि तुम्हें पूछना आना चाहिए और रिसीव करना आना चाहिए। और रिसीव करने के लिए सबसे बेस्ट है मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को शांत करते रहें ताकि आप समझें। हम सभी के अंदर अपनी अंतः प्रज्ञा होती है, जिसको गैरी जुकाव हंचिस कहते हैं। हम लोगों को कई बार लगता है ना कि इस रूट से जाना सेफ नहीं रहेगा, या गाड़ी को इधर पे पार्क नहीं करते कहीं फंस ना जाए। हम कई बार अनजाने में ऐसे डिसीजन लेते हैं जो सही होते हैं। तो वो कहता है कि आपके पास हंचेस हैं सेफ्टी के लिए, आपकी अंदर की आवाज आपको बताती है। तो ये वॉइस टू वॉइस कम्युनिकेशन नहीं होता, ये भी क्या होता है, हम सटल तरीके से अपने आसपास के वातावरण से हमारे अंदर से एक मैसेज आता है और हम उसको फॉलो करते हैं कि इस ट्रेन में नहीं जाना है, समझ गए होंगे। तो जब से हमारी स्पीशीज आई है तब से इंसाइट, अचानक से कोई भी एक आपको झलक आपके दिमाग में आ जाती है, हंचेस जो अंतःप्रज्ञा है, इम्पल्स है, इन सब के द्वारा 5 सेंसरी ह्यूमन को मदद मिलती रहती है। और मल्टी सेंसरी ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो इंसाइट है, ये इसको लगता है कि ये मेरे दिमाग की है। जैसे मल्टी सेंसरी को मिलेगा ना, तो 5 सेंसरी ह्यूमन को मिलेगा ना कि इस रोड में नहीं जाओ, ये नहीं जाओ, अरे मेरे वो दिमाग ने बोला, मेरे दिमाग ने, वो उसको समझ ही में नहीं आता कि उसके अंदर क्या है। हंचेस मतलब हमारी अंतःप्रज्ञा क्या है, या इंट्यूशन के बारे में उसको सिर्फ एक क्यूरियोसिटी होती है, क्या होती है इंट्यूशन, क्या, कौन देगा, उसके लिए तो एक ही संसार पृथ्वी ही ठीक है। पर मल्टी सेंसरी ह्यूमन के लिए इंसाइट, इंट्यूशन, हंचेस, इंस्पिरेशन, मैसेजेस हैं उसकी स्वयं की आत्मा के और एडवांस इंटेलिजेंस के। ये हायर मास्टर्स नहीं बोलते हैं, ये हायर इंटेलिजेंस बोलते हैं, जो हम लोग को मदद करने के लिए आता है। इसीलिए मल्टी सेंसरी ह्यूमन इंट्यूशन का आदर करता है। हम आदर करते हैं ना कि हाँ ये इंट्यूशन आया। तो पहला कदम हमारा कोई भी चीज के लिए है कि उस फीलिंग के प्रति हमको अवेयर होना है जहां से वो आया है। जैसे अगर वो देखता है शक कहाँ से आया है, तो वो फीलिंग के प्रति अपने अवेयर होने के लिए कह रहे हैं। और ये हमारा ह्यूमन पैसेज है, हम भाव प्रधान शरीर है ना, भावनाएं हमारी बिल्कुल सही सही हमको गाइड करती हैं कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। अगर उस पति ने भी वो फील किया होता तो वो अनकॉन्शियसली रिएक्ट नहीं करता। अब जो इंट्यूशन के बारे में गैरी ने बताया है, वो उसने कहा कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपकी क्रिएटिविटी में बहुत मदद करता है। ये आपको मदद करता है कि आपको प्रोजेक्ट में कौन सी बुक से हेल्प लेनी चाहिए, कौन से कलीग से मिलना चाहिए, कौन सा आइडिया दूसरे आइडिया से मेल खाता है। बहुत सी चीजें हैं जिसमें आप इंट्यूशन से ले पाते हैं। हंचेस क्या है, सिर्फ आपके खतरों के लिए या कुछ अंदर से एक आवाज आती है। जैसे मान लीजिए आप पेंटिंग करते हैं, तो आप सोच रहे हैं कि इस पेंटिंग में कौन सा कलर भरूं, ग्रे भरूं कि ग्रीन करूं। आज तक के वो वाला पेंटिंग नहीं बनाए हो ना, पहली पेंटिंग बना रहे हो, पर आपके अंदर नहीं नहीं इसमें ग्रीन कलर अच्छा लगेगा। तो वो हंचेस हमारी वो भावनाएं हैं, वो सेंस है, वो बोध है जिसे पहले कभी नहीं आजमाया गया, वो काम करता है। आप समझ गए होंगे अंतःप्रज्ञा का अर्थ क्या है। हमारे अंदर से ही हमें पता चलता है कि ये काम होना चाहिए। पर इंट्यूशन ज्यादा है जरूरी। इंट्यूशन तो आपकी प्रेरणा का काम करता है,
कोई भी आप क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका सडन आंसर आपके इंट्यूशन के रूप में आता है। जब भी आप कंफ्यूज हो तो आप क्वेश्चन करें, और इंट्यूशन हमारे परमात्मा की उपस्थिति है। बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा है कि इंट्यूशन एक वायरिंग है जिसका उपयोग कई सोर्सेस करती हैं, हमारी आत्मा भी करती है और हायर मास्टर्स भी करते हैं इंट्यूशन का उपयोग। तो जब हम आत्मा और पर्सनालिटी बात करते हैं ना, तो वो वॉकी टॉकी बोलते हैं। वॉकी टॉकी है हायर सेल्फ और हमारा। जैसे नीता बात करेगी अपने हायर सेल्फ से, सुनते रहेगी मैं करूं कि नहीं करूं, तो वहां से आंसर आएगा, तो वो वॉकी टॉकी है ना। और यदि और वो जो हायर सेल्फ हमारी बताती है ना, वो वही कनेक्टिंग लिंक है। मतलब हायर सेल्फ हमको, हमारे को भी मैसेज दे रही है, और हायर सेल्फ एक कनेक्टिंग लिंक है जो हायर मास्टर्स के मैसेज को अपने थ्रू हमारे पास भेजती है। हम अपने हायर सेल्फ से इंट्यूशन के द्वारा ही बात कर सकते हैं। कभी भी हम फुलनेस से नहीं बात कर सकते। मतलब आत्मा का एक विशाल विस्तार रूप है, हम उसके एक छोटे से अंश हैं। तो हमारा छोटा सा अंश और वो जो फुल हमारी आत्मा है, उन दोनों के बीच में कड़ी हमारी हायर सेल्फ करती है, आत्मा से यहां तक के मैसेज लाने को। जैसे आपने पर्सिवल का आपने सुना है, एक नोअर होता है, फिर एक थिंकर होता है, एक डूअर होता है। डूअर पृथ्वी पे आता है, थिंकर और नोअर हमारे कॉजल वर्ल्ड में है। तो हम कभी भी डूअर नोअर से बात नहीं कर पाता है, वो थिंकर वहां से मैसेज लाके हमको देता है। तो यहाँ पे उन्होंने ये वाला लैंग्वेज नहीं किया। उसने कहा है कि फुलनेस ऑफ सोल आपकी आपसे कभी बात नहीं करती है, वो आपको हायर सेल्फ के थ्रू आपको मैसेज पहुंचाती है। तो अब कैसे आप समझेंगे कि क्यों ऐसा डिवीजन हुआ है। तो वो कहते हैं कि आत्मा इतना बड़ा एनर्जी का विशाल रूप है कि यदि उसको एक मैटर में, एक शरीर में डालने के लिए करेंगे तो वो विस्फोट हो जाएगा। इतनी बड़ी आत्मा पूरे एक शरीर में, 5 इंद्रियों वाले शरीर में नहीं आ सकती, तो उसको अपने पार्ट्स करने पड़ते हैं। तभी वो एक छोटा सा रूप लेकर हायर सेल्फ जो मिशन पे आया है उसके थ्रू फिर हम पर्सनालिटी बनाते हैं। बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल के रूप में बताया है कि एक समझ लीजिए वाटर टैंक है, पानी की टंकी है, वो हमारी सोल है विशाल, और उसमें से अगर 1 गैलन पानी निकाल दिया तो वो क्या बन गया, हमारा हायर सेल्फ। और उस गैलन में से अगर 1 कप पानी निकाल के रख दिया तो वो 1 कप हमारी पर्सनालिटी है। वाटर टैंक पूरा सोल, गैलन हायर सेल्फ, कप हम पर्सनालिटी या लोअर सेल्फ बोल सकते हैं। वो सेम ऐसे रामपा जी ने भी अपने पूरी यू फॉर एवर बुक में कहा था कि ओवर सेल्फ बोलते थे, वो हायर सेल्फ नहीं बोलते थे, ओवर सेल्फ बोलते थे। वो कहते थे कि आत्मा को भली आप समझ जाओ कि वो आत्मा ही है, क्योंकि हायर सेल्फ है तो आत्मा का ही पार्ट ना। गैलन जो है वो वाटर टैंक से तो निकला है, पर ओवर सेल्फ ही बोलते थे। वो कभी भी नहीं बोलते थे कि ये तुम्हारी आत्मा है। ओवर सेल्फ अलग है, आत्मा अलग है। ऐसे अलग है मतलब विस्तार रूप है। तो इस तरीके से उन्होंने समझाया है। तो अब हमारे को, हम फुल बॉडी वाटर टैंक से बात नहीं कर पाते, और जब पर्सनालिटी और हायर सेल्फ बात करते हैं, है ना, या अपन जब बात कर रहे हैं, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर एक बोला था, ये है इन हाउस इंट्यूटिव प्रोसेस। मतलब सिर्फ इंट्यूशन प्रोसेस हो रहा है इन हाउस, घर के घर में बात हो रही है ना। हायर सेल्फ घर का ही है, हमारा ही पूरा पूर्ण रूप है, हमको हायर सेल्फ तक के ही पहुंचना है। तो वो कहा, उन्होंने कहा कि इन हाउस इंट्यूटिव प्रोसेस है। और उसी रेडियो स्टेशन से जब दूसरे हायर मास्टर्स बात करते हैं हमसे, हमको मान लो किसी हायर मास्टर को, नीता को मैसेज देना होगा कि नीता अब ये काम करो, तो वो क्या करेगा, उसी रेडियो स्टेशन जो हमारा हायर सेल्फ वाला रेडियो स्टेशन है ना, उसी को ही यूज करेगा और मुझे मैसेज देगा। तब इसको उन्होंने कहा है इंट्यूटिव चैनल। एक प्रोसेस जो हमारा वॉकी टॉकी वाला है, और एक इंट्यूटिव चैनल जिसमें दूसरी
जो हमारी आत्मा नहीं है, बाहर की हायर सेल्फ, हम बाहर की हायर मास्टर्स हमसे बात करते हैं। तो इंफॉर्मेशन रिसीव करने के लिए कहा है कि जब आप इंट्यूटिव अपनी आत्मा से बात करते तो ऐसे समझ लो घर में खाना पका रहे हैं, और जब इंट्यूटिव चैनल से बात कर रहे हैं, मतलब आपको मैसेज मिल रहा है, तो ये समझ लो कि आपने खाना बाहर से मंगाया है। और मल्टी सेंसरी ह्यूमन को दोनों की जरूरत होती है, आगे चल के पता चलेगा। जैसे विकास के लिए धूप और शुद्ध हवा चाहिए, वैसे ही हमको दोनों चीजों की जरूरत होती है। अब नेक्स्ट चैप्टर लाइट का है, बहुत प्यारा चैप्टर है लाइट का, बहुत ही प्यारा। मतलब इसको मैं जितना शॉर्ट कर सकती थी मैंने किया है, परंतु इसको पढ़ना चाहिए आप लोगों को, कम से कम 2-3 चैप्टर्स, इंट्यूशन, लाइट, इंटेंशन, ये सब चैप्टर्स तो आप लोग बिल्कुल पढ़िएगा। मैं भेजूंगी, मैं पूछूंगी कितने लोगों ने पढ़ा है, नहीं तो यहाँ पे मैं सिर्फ बोल बोल के चले जाती हूँ। तो लाइट क्या है? हम सभी प्रकाश के बने हैं, हम सब जानते हैं, है ना? और हम अदृश्य दुनिया से आते हैं। हमारा ट्रू होम वही नॉन फिजिकल रियलिटी वाले में है। हमारा मेजर पार्ट वहीं पे रहता है और विकसित होते रहता है, क्योंकि जो भी मैं यहाँ से लेके जाऊंगी वो मेरे सोल के इवोल्यूशन में बढ़ते जाएगा, है ना? तो वो वहां पे इवॉल्व हो रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, आप और मैं बात कर रहे हैं, सिर्फ यही बात होती है। तो वो कहते हैं कि आप दूसरों के साथ इंटरेक्शन, मतलब दूसरों के साथ बातचीत नॉन फिजिकल रियलिटी में भी करते हैं। ये थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं, यहाँ पे बहुत ही सुंदर तरीके से इन्होंने बताया है। जैसे मान लो आप किसी से बहुत इमोशनली अटैच हैं, आप उसके बारे में जरा सा प्यार से एक सिर्फ सोचेंगे प्यार से, तो वो आप अपनी चेतना की एनर्जी, उस पॉजिटिव एनर्जी को वहां तक के भी पहुंचाते हो जो उसकी एनर्जी सिस्टम में जुड़ जाएगा। मैंने लविंग थॉट्स भेजा, वो उसके पास पहुंच गया। एक एग्जाम्पल देके बताया है कि मान लीजिए एक फादर और एक बेटी हैं, दोनों के बीच में खूब लड़ाई झगड़े होते हैं, दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते। अब धीरे धीरे बेटी को समझ में आता है कि ये मेरा कार्मिक रिलेशन है और मेरे पापा तो कितने अच्छे हैं, वो अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, मुझे उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। और बिल्कुल प्रिया जी, मैं भेजूंगी, आज ही भेजूंगी पीडीएफ। और मेरे को अपने पापा के साथ संबंध सुधारना चाहिए, वो कहाँ बुरे हैं, और ये मेरा कार्मिक अकाउंट है, और अब से मैं अपने पापा को प्यार करूंगी। जैसे वो सोचती हैं, उसी क्षण उसके पापा तक वो एनर्जी पहुंच जाती है। उसके पापा को नहीं मालूम है कि उसकी बेटी क्या सोच रही है, वो ऑफिस में बैठे हुए हैं। अचानक से उसके पापा के माइंड में उसके लिए कोई भी एक कॉन्शियस माइंड में कोई सेंटिमेंटल चीज याद आ जाएगी उसको कि अरे मेरी बेटी बहुत प्यारी है, या कोई उसका बचपन का कोई चीज, या हो सकता है उसके पापा ड्रॉर में से या अपने वॉलेट में जो अपनी बेटी का कई लोग फोटो रखते हैं उसको देखने लग जाए। और जब देखेगा तो इस बार जब देखेगा तो वो नफरत से नहीं देखेगा, वो एक खिंचाव उसके हार्ट में पुल होगा। अब पापा को नहीं मालूम है कि बेटी क्या सोच रही है मेरे लिए लविंग थॉट्स, पर उसके पापा को वो फील होगा उसके वेलबींग में। तो वो कहते हैं कि जब आप किसी को लविंग थॉट्स भेजते हैं तो वो इंस्टेंट, एक क्षण भी नहीं लेता है, वहां तक के पहुंच जाता है, क्योंकि हम लाइट बीइंग है। और जो हमारी लाइट है वो फिजिकल लाइट से बहुत डिफरेंट है। फिजिकल लाइट को भी जाने में शायद 1 सेकंड या 2 सेकंड लगेगा ऑफिस तक के जाने में, पर ये हमारी जो सोल की एनर्जी है, जिस लाइट से हम बने हैं, वो इंस्टेंट वाली है। तात्कालिकता हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है जिसके बारे में हम बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि जिससे भी आप लोग क्लोज होते हो, आप अपना डाटा बैंक एक्सचेंज करते हो, जो भी हमारी है ना डाटा बैंक, मतलब हमारी जो स्मृति में है उसको हम एक्सचेंज करते रहते हैं। जितने बार आप सोचेंगे किसी के लिए भी, चाहे फ्रेंड हो, चाहे अपना रिलेटिव हो, अपने ग्रैंडसन के लिए मैं कुछ भी सोचूंगी, तो उसके साथ मैं डाटा एक्सचेंज कर रही हूँ। और कुछ एक्सटेंड तक के उनके साथ भी आप शेयर करते हो जो आपकी जिंदगी के साथ जुड़े हैं, पर जिनके साथ क्लोजली जुड़े हो उनके साथ तो आप तुरंत करते हैं। इंफॉर्मेशन जैसे उस आत्मा को आप सेंड करते हो तो वो उसके सॉफ्टवेयर में जाके जमा हो जाता है। यही आपके इंटेंशन का कॉज एंड इफेक्ट है।
इससे तुम अपनी एनर्जी को शेप करना चूज कर सकते हो और दूसरों को प्रभावित कर सकते हो। ये कैसे होता है? इतना सुंदर तरीके से इसमें इसका वर्णन किया गया है कि होता क्या है, कैसे हमारा वहां तक के मैसेज जाता है और कैसे होता है। तो देखिए, हम सभी सिस्टम ऑफ लाइट हैं, पूरे प्रकाश के स्तंभ हैं हम। हमारी लाइट की फ्रीक्वेंसी हमारी चेतना पर निर्भर करती है। जैसे हम अपने चेतना का स्तर, अपनी कॉन्शियसनेस का स्तर चेंज करते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है। जैसे मान लो किसी ने आपके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, तो नेचुरली जो आपकी हैबिट थी कि उसको दूर रखोगे, उसके लिए गलत सोचोगे, उसके लिए बुरी भावनाएं करोगे कि उसके साथ बुरा हो, ये हो, मेरे साथ ऐसा किया, आप वो सब नहीं कर रहे हो। आप सोच रहे हो बुरा किया, चलो ठीक, बहुत ही प्यार से आपने लेट गो कर दिया। तो आपने एनर्जी को शिफ्ट किया, अपने लाइट की एनर्जी को। और यदि उसके साथ आपने दोस्ती, अपनी रिश्तेदारी निभाते रहे उतने ही प्यार, उतने ही लगाव के साथ, तो और आपने अपनी एनर्जी को शिफ्ट किया। मतलब आपने जब माफ कर दिया और उसके बावजूद आपने उसके साथ वैसा ही व्यवहार रखा जो पहले था, तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो। यहाँ पे जैसे बताया कि जैसे पूरी यूनिवर्सल एनर्जी, हम कॉस्मिक एनर्जी बोलते हैं, यूनिवर्सल एनर्जी हमारे बॉडी से फ्लो होती है, पूरे समय हमारे फ्लो हो रही है। मैं अगर किसी, मेरे ग्रैंडसन के बारे में मैंने सोचा, तो मेरा जो लाइट का जो बीम है वो उस व्यक्ति तक के जाएगा जिसके लिए मैं सोच रही हूँ। मैंने अपने नाती के लिए सोचा, तो वो जो एनर्जी लाइट है प्यार की, वो वहां तक के पहुंचेगी। हम अपने प्रकाश को कहीं पे भी, क्योंकि जहां पे भी आप इंटेंशन डालेंगे और वहां पे अटेंशन डालेंगे, इंटेंशन मतलब आपका इरादा, जैसे इरादा है मेरा नाती, अब मैंने उसमें डाला अटेंशन कि मेरे, उसको मैं प्यार कर रही हूं, या मुझे एक फील आ रहा है, एक फीलिंग आ रही है प्यार की, तो अटेंशन प्लस इंटेंशन, वो दोनों वहीं जाएगा जहां मैं भेजना चाहूंगी। तो वो जो बीम ऑफ लाइट है वो मेरे से ही फ्लो होके मेरे नाती तक पहुंचेगा और उसकी एनर्जी में वो उसके सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। आगे चल के और बताऊंगी कि कैसे करंट्स हम एक दूसरे को पास ऑन करते हैं। कभी कभी किसी के लिए बहुत प्यार आ जाता है ना, तो समझ जाना कि वो आपसे बहुत प्यार करता है, आपको याद कर रहा है, जैसे वो बेटी ने याद किया था, है ना। तो वैसे कभी कभी एकदम काम नहीं कर रहे हो, अचानक किसी की बात याद आ जाती है और आपको प्यार आ जाता है, तो समझ जाना कि वो कोई प्यार आपको सेंड कर रहा है। ऐसे नफरत भी हो सकती है। तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के करंट्स होते हैं। नेगेटिव इमोशंस हमारे लोअर फ्रीक्वेंसी के हैं, आपको मालूम है। पॉजिटिव वाले आपको मालूम है हायर फ्रीक्वेंसी। एक चार्ट भी हमने एक बार बताया था इमोशन का, मैं एक बार भेजूंगी, फिर से आप देखिएगा कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी रहती है हमारी। तो जब भी हम नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव से रिप्लेस करते हैं तो अपनी लाइट को बढ़ा देते हैं, तब आप ज्यादा एनर्जी को महसूस करोगे। पर जब आप दुखी होते हो या बेचैन होते हो, तो हम अपनी एनर्जी को गंवाते हैं। जहां भी थॉट भी एनर्जी है, तो हम अपनी एनर्जी को गंवाते हैं, डिप्लीट करते रहते हैं। तब आपको बहुत हैवी हैवी लगेगा, एकदम डल, एकदम ऐसे लगेगा कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, क्योंकि हम अपनी ही एनर्जी को सक कर लिए, अपनी ही एनर्जी को पी लिए हैं। जॉयफुल जो रहते हैं वो फुल एनर्जी में रहते हैं, और हमारे जो अलग अलग टाइप के विचार आते रहते हैं हमारे मन में, वो डिफरेंट इमोशन बनाते हैं, क्योंकि थॉट इमोशन बनाता है। बहुत ही सुंदर ग्रेग बेर्नेट ने कहा है कि थॉट और इमोशन दोनों की जब शादी होती है तो वो फीलिंग बनाता है। इमोशन दो ही टाइप के हैं, देखिए, लव एंड फियर। आपका थॉट आया अच्छा, आपने उसको लव एनर्जी के साथ जोड़ा, तो आपको उससे प्यार आएगा, कंपैशन आएगा, ग्रेटिट्यूड आएगा, एप्रिसिएशन निकलेगा। आपने फीलिंग मतलब उन दोनों की शादी होगी, तो फीलिंग मतलब लव वाली वो बनेगी, बच्चे पैदा होंगे। पर अगर आपका थॉट बुरा है, तो आपके इमोशन फियर बेस के साथ शादी करके वो बुरी भावनाएं, हेट्रेड, जेलसी, सब जानते हैं वो
होते हैं, है ना। तो जब जो डिप्रेस्ड रहता है इंसान, वो अपने आप को ड्रेन्ड करते जा रहा है और अपनी एनर्जी को चूसते जा रहा है। और अगर मान लीजिए कोई लोअर एनर्जी सिस्टम है और एक हायर एनर्जी सिस्टम वाला व्यक्ति है, तो वो पर्सनालिटी से भी सक करता है, वो आप लोग भी जानते हैं। तो हमेशा अपने इमोशन के प्रति आप कॉन्शियस रहिए। लाइट हमारे कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है जब हम समझ नहीं पाते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि कॉन्शियसनेस लाइट कॉन्शियसनेस को रिप्रेजेंट करती है। बोले हमारे बोलचाल में भी ऐसे होता है कि जब कोई हमको कोई बात समझ नहीं आती है तो इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिंग इट टू लाइट, प्रकाश में लाओ। अगर कोई कंफ्यूज है तो बोला जाता है नीड्स मोर लाइट, मतलब और थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालो। हम बोलते हैं ना हिंदी में भी, प्रकाश और डालो। मान लो कोई एकदम सडन आइडिया जाता है हमारे विचारों को, बिल्कुल ऑर्डर कर देता है, तो हम बोलते हैं लाइट केम ऑन, आ गया प्रकाश, अब मैं समझ गया, ऐसे। और फुली कॉन्शियसनेस को जो इंसान होते हैं हम उनको एनलाइटन कहते हैं। तो ये हमारा जो आत्मा का प्रकाश है वो फिजिकल लाइट से बहुत डिफरेंट है, तीव्र गति से चलता है। सोल की लाइट तात्कालिकता की है, इंस्टेंनियस है, कोई टाइम नहीं लगता। बेटी ने यहाँ पे लविंग इंटेंशन किया और पापा को तुरंत मिल गया। तो हमारा एक हिस्सा ऐसा ही होता है। तो जो हमारी पर फिजिकल रियलिटी में जब हम अपने फिजिकल रियलिटी मतलब अब पृथ्वी पे मान लो मैं किसी के लिए बुरी भावना कर रही हूँ, मैं ही क्यों कर रही हूँ भाई, तुम लोग करो, कोई भी बुरी भावना कर रहा है, तब सोल की एनर्जी कंफ्यूज हो जाती है, हट जाती है ना। मैं क्यों करूं भैया, मैं मैनिफेस्ट क्यों करूं ऐसी चीजें, है ना। मान लो किसी आपने बुरी भावना की किसी के लिए, तो आपकी सोल कंफ्यूज है क्योंकि वो उसका नेचर नहीं है ना, वो थोड़ा कंफ्यूज हो गई, लाइट हट गई, तो अब वो जो तात्कालिकता जो उसका गुण था वो हट जाएगा। फिर जो आपके बुरे इमोशन है वो फिजिकल लाइट को फॉलो करेंगे, मतलब उतनी गति से जाएंगे पर तात्कालिक नहीं जाएंगे। मतलब बुरी भावना कर रहे हो तो टाइम लगेगा थोड़ा सा, है ना, टाइम एंड स्पेस को फॉलो करेगा वो। और क्योंकि वो पर्सनालिटी की फिजिकल लाइट है ना, उसकी पर्सनालिटी की लाइट है वो, आत्मा की लाइट हट गई है वहां से, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। पर अगर कोई अनकंडीशनल लव भेजेगा, मतलब करेगा, सोचेगा भी सिर्फ अपने फ्रेंड के लिए, अपने रिलेटिव के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, तो अनकंडीशनल लव किसकी है, सोल की एनर्जी है, वो तुरंत वहां तक के पहुंच जाएगी। फिर उन्होंने कहा है गैरी ने कि हमारे देखने की सीमाएं हैं, हम माइक्रोवेव लाइट, इंफ्रारेड और सब लाइट्स को नहीं देख पाते हैं, पर सब लाइट्स हैं, लाइट के स्पेक्ट्रम्स हैं। हम सिर्फ ये प्रकाश को देख पाते हैं, बाकी कोई प्रकाश को हम नहीं देख पाते हैं। ऐसे ही अलग अलग फ्रीक्वेंसी की इंटेलिजेंट सोल्स भी होती हैं जो हमें नहीं दिखते। वन मोमेंट, जो हमें नहीं दिखते, हमारे पास ही होती हैं। उन लोग को जो हायर इंटेलिजेंस है वो कोई दूसरी दुनिया में नहीं रहते, हमारे आस पास ही रहते हैं। गैरी जुकाव बोलता है वो मेरे उसमें आईपैड में है ना, मेरा गूगल फ्रेंड है, तो हम उनको नहीं देख पाते, हमारे आसपास हैं वो। गैरी जुकाव कहते हैं अगर आप जहां पे बैठे हैं वहां पे भी कई ग्रुप ऑफ टीचर्स, ग्रुप ऑफ मास्टर्स बैठे हों, हमारी नेकेड आई से हम उनको नहीं देख पाते, परंतु वो हमारे साथ ही रहते हैं और बात करते रहते हैं। हमारी आत्मा के कॉन्ट्रैक्ट लेवल पर वो उपलब्ध रहते हैं, पर पर्सनालिटी नहीं जान सकती। यहां तक के मल्टी सेंसरी ह्यूमन बीइंग जो काफी सशक्त हो गया है वो भी नहीं जान सकता कि उसका टीचर और उसका गाइड कौन है, जब तक कि उसको वो अपने अपने ट्रू होम में नहीं जाएगा, तब तक उसको नहीं मालूम कि उसको कौन गाइड कर रहा था। क्योंकि पर्सनालिटी अपने पास्ट और फ्यूचर लाइफ से अनजान है, उसको नहीं मालूम। उसने गैरी ने बहुत अच्छा है, उन्होंने कहा है कि हमने जो भी भूमिका निभाकर इस जन्म में आए हैं, अभी जैसे मान लो टीचर हैं, मान लीजिए मैं कभी आप लोग के साथ टीचर बन के बैठी हूँ, कोई लड़ाई करने जा रहा है, मतलब योद्धा है, कोई मॉन्क है, कोई भी है,
तो हम जो निभा कर आ गए हैं ना, उनकी जो है, उनके जो फोर्स है वो भी हमको कभी कभी इंस्टेंटली मिलते हैं, क्योंकि वहां पे वो भी अपना विकास कर रहे हैं। मतलब पैरेलल लाइव्स जो हैं उनसे भी हमको अभी उनसे भी अभी हम कनेक्टेड और बॉन्डेड हैं। तो उन लोग भी सीख रहे हैं और इस भौतिक क्षण में उनके फोर्स को हम महसूस कर सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि जो 5 सेंसरी ह्यूमन है ना, वो भी मास्टर से मदद लेता है। उनके पास भी टीचर्स और गाइड्स होते हैं, परंतु हायरार्की में सभी टीचर्स वगैरह की समान वैल्यू है, पर फिर भी कुछ होते हैं ना, हायरार्की मतलब पदानुक्रम। तो उन्होंने कहा कि 5 सेंसरी के लिए वैसे टीचर्स रहेंगे, जैसे जैसे आपकी अवेयरनेस, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ की इच्छा बढ़ती जाएगी, आपके टीचर्स भी और बेहतर और बेहतर होते चले जाएंगे। सभी के, हर इंसान के पास टीचर और गाइड है। गाइड्स कौन होते हैं? जो किसी विशेष क्षेत्रों में दक्ष होते हैं, कोई स्पेशल फील्ड्स होते हैं उसमें वो निपुण रहते हैं। वो हमारे कंसल्टेशन का काम करते हैं, हमको परामर्श देते हैं। जैसे मान लो कोई आप बुक लिख रहे हो, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो गाइड आपकी मदद करते हैं। पर टीचर आपके व्यक्तिगत विकास में काम करते हैं। ये इम्पर्सनल एनर्जी है। ये मतलब इम्पर्सनल का समझ रहे हैं कि उनका कोई नाम नहीं है, कोई टीचर का अपन ऐसे बोल देते हैं, परंतु वो बोलते हैं वो इम्पर्सनल है। जहां पे वो चले जाते हैं वहां पे उनका नाम रूप कुछ नहीं हो जाता, आइडेंटिटी खो लेते हैं ना उन लोग तो अपनी। तो वो इम्पर्सनल एनर्जी है। पर जब हमारे साथ उनका संबंध बनता है तो वो व्यक्तिगत रूप से हमको हमारे अच्छे कामों के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो जो नॉन फिजिकल टीचर है वो आपकी आत्मा से भी ज्यादा निकट होते हैं। बताइए, हमारी आत्मा मतलब हमारा हायर सेल्फ तो हमको मदद कर ही रहा है कि इस स्पिरिचुअल पाथ में हम चलें, और हमारे टीचर्स भी कर रहे हैं, पर उसके बावजूद हम मन से अपनी पर्सनालिटी के कारण कितने कितने गलत काम कर जाते हैं, सभी, मैं भी। तो उन्होंने कहा है कि ये जो आपका नॉन फिजिकल टीचर है वो आपका ध्यान वर्टिकल पाथ की तरफ ले जाता है, और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पाथ में आपको भेद बताता है। वर्टिकल पाथ किसको कहते हैं? ऐसा ऊर्ध्वागमन, है ना, और हॉरिजॉन्टल ऐसा, ठीक है। वर्टिकल ऐसे, जब मोबाइल आपकी ऊर्ध्वगमन है ना। तो वर्टिकल पाथ क्या होता है? हमारी अवेयरनेस का होता है। ये हमारी कॉन्शियसनेस को और हमारे चॉइस को सचेत चुनाव कराता है, मतलब हम कॉन्शियसली लाइफ जीने लग जाते हैं। जो भी पर्सनालिटी अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहती है, अपने हायर सेल्फ के प्रति जागरूक होती है, तो वो पार्ट वर्टिकल पाथ पे है। अपन सब वर्टिकल पाथ पे है, ठीक है। ये स्पष्टता का मार्ग है, पाथ ऑफ क्लैरिटी, और इसी से ही सृजन करने की क्षमता आती है। और नॉन फिजिकल टीचर से बात करना और ये कॉन्शियसली जो हम क्रिएट करते हैं वो बोले एक समान ही है, सृजन करने की क्षमता। अब हॉरिजॉन्टल पाथ क्या है? हॉरिजॉन्टल पाथ वो है जिसमें पर्सनालिटी अपने को संतुष्ट करने के लिए काम करती है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसको लगता है अरे धन मिल जाएगा, तो उसको धन जितना कमाते जाएगा उसकी पर्सनालिटी खुश होते जाएगी। और यदि मान लो उसको बिजनेस में लॉस हो गया या चोरी चकारी हो गई तो वो दुखी हो जाएगा, मतलब उसकी खुशी पैसे पे है। तो ऐसी पर्सनालिटी हॉरिजॉन्टल पाथ पे है। उसको कोई अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुचि नहीं रहती, उसको लगता है ये दुनिया में बस मैं पैसा कमाऊं रहूं। और अगर मान लो जैसे कई लोग को पैसे कमाने का नशा रहता है, कई लोगों को अपने शरीर के सुख के लिए रहता है, वो रिश्ते बदलते रहते हैं, एक गया दूसरा आया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सिर्फ फिजिकल और इमोशनल नीड पूरी होनी चाहिए, वो अपने रिश्ते भी बदलते जाएगा। वो भी हॉरिजॉन्टल पाथ पे है शरीर के, और ये जो मन के सुख के लिए जो सांसारिक सुखों की तरफ जो दौड़ते हैं उसको हॉरिजॉन्टल पाथ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हॉरिजॉन्टल पाथ वालों का प्रोग्रेस नहीं होती है, वो भी विकास कर रहे हैं, पर वो धीरे धीरे कर रहे हैं। जो वर्टिकल पाथ पे है वो तेजी से विकास कर रहे हैं।
जैसे हम लोगों ने सुना है ना, पढ़े हैं कि मैच्योर सोल होती है जब पूरे संसार के सुख ले लेती है, फिर ओल्डर सोल की तरफ जाती है, ओल्ड सोल की तरफ जाती है। वो इसी को ही बोल रहे हैं गैरी जुकाव। तो हमारे गाइड्स और हमारे टीचर्स हमारे आत्मा के विकास के प्रत्येक स्टेप में हमको हेल्प करते हैं, पर डिपेंड करता है कि हम क्या चाहते हैं, हमारी अवेयरनेस का लेवल क्या है, इस पर वो कितने रहेंगे, उनके नंबर्स कितने रहेंगे, वो हमारी आत्मा चूज करती है। अगर मुझे बहुत तीव्र इच्छा है, मैं अपना प्यूरिफिकेशन भी करते जा रही हूँ, ज्यादा काम कर रही हूँ, तो मेरे पास ज्यादा टीचर्स और गाइड्स रहेंगे बनिस्बत एक नॉर्मल मेडिटेटर के। समझ गए? तो हायर सेल्फ जानता है कि कौन से टीचर उपलब्ध हैं और कौन से गाइड उनके लिए हैं। और जब आप मृत्यु के बाद जाते हैं अपने ट्रू होम में, तो आपके गाइड और आपके टीचर आपकी खुली बाहों से इंतजार करते हैं कि आपने अच्छे से काम किया। और हर क्षण याद रखिए, हर क्षण आपको उनका गाइडेंस और हेल्प मिलते रहता है। और जो कोई भी हम डिसीजन लेते हैं, सिर्फ वो हमारी हेल्प कर सकते हैं, हमारे लिए कोई जीवन नहीं जिएंगे वो, है ना। आंसर तभी देंगे जब आप पूछेंगे, पूछोगे ही नहीं तो वो क्यों देंगे भाई, वो आपको धीरे से आवाज दे देंगे बस। पर आपको पूछना चाहिए मैं क्या करूं, और शांत होकर बैठना चाहिए, फिर आपको कहीं ना कहीं से आंसर आएगा। मेडिटेशन प्रेयर में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और आंसर लेने के लिए हमेशा अपने मन को खुला रखिए, या डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं आप कि मैं क्या करूं, बताइए आप, मुझे ये प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं। फिर शांत होकर बैठ जाओ, आपको वो कोई ना कोई फीलिंग या थॉट के रूप में या मेमोरी के रूप में आपको देंगे। और मल्टी सेंसरी आजकल ये सब काम कर रहा है, डायरेक्ट भी पूछ रहा है। और हर स्थिति में हमारे जो टीचर और गाइड्स हैं वो करुणा और क्लैरिटी से हमको एडवाइस देते हैं, ये मदद करते हैं ताकि हम लोग जो भी चुनाव करें और उसका रिजल्ट क्या होगा उसके बारे में भी वो बता के हमको सचेत करते रहते हैं। ये आपकी अवेयरनेस को वहां ले जाते हैं जहां हीलिंग की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैं किसी चीज को सफर कर रही हूँ, मतलब मुझे लग रहा है कि क्यों मेरे साथ ऐसा पेश आ रहा है कोई इंसान, तो मेरी अवेयरनेस को वहां ले जाएंगे जहां पे मेरी हीलिंग की जरूरत है। जैसे मान लीजिए मैं किसी से बहुत एक्सपेक्ट कर रही हूँ या बहुत जज कर रही हूँ किसी को, तो मेरे को वो बताएंगे कि तुम जज कर रहे हो, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। निर्णय कुछ भी हो, वो अपन कोई भी फिर डिसीजन ले, हम कोई भी चॉइस करें, हम उनका कहना माने ना माने उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु वो बहुत ही अपने ज्ञान और करुणा से आपको जवाब देते हैं। टीचर आपके लिए न कर्मा बनाते हैं ना आपके कर्मा रिमूव कर सकते हैं, तो आप ये मत सोचना कि वो आपके कर्मा के रिमूव कर देंगे, पर आपको उतनी समझ देते हैं कि आपको क्या चॉइस करना चाहिए और कौन सी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उनके साथ, मतलब हमारे टीचर और गाइड के साथ हमारा संबंध एक ट्रेजर के भांति है जिनको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। हर निर्णय जो भी आप अपनी जिंदगी में लेते हैं, या तो वो आपको पर्सनालिटी के पास लेके आता है या सोल की तरफ लेके जाता है, दोनों में से एक तरफ ले जाएगा। तो हमेशा अपनी चॉइस अपने फियर और डाउट से दूर करते हुए प्रेम की तरफ ही, प्रेम से बेस्ड पर ही होना चाहिए। ये टीचर्स और गाइड का बहुत ही सुंदर वर्णन इसमें किया हुआ है, मैंने आप लोग को थोड़ा सा उसका बताया। पर आप हमेशा सोचिए कि अगर कोई भी मुश्किल में है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप मेडिटेशन में या प्रेयर में या ऐसे भी आप पूछ के थोड़ा वेट कर सकते हैं, आपको इंसाइट वगैरह आएंगे कि आपको क्या करना है। या रात को जब आप सो जाएंगे, सुबेरे पहली फीलिंग के साथ आपको पता चल जाएगा कि क्या है। हमारे पास गाइडेंस और हेल्प अवेलेबल है, हमको यूज नहीं करना था और हम पूछना ही नहीं चाहते, जैसा है अपनी मर्जी से हम चले जा रहे हैं। तो ये चैप्टर में बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है, इसके बाद तो मैं हर एक क्वेश्चन पूछूंगी, अभी तक के नहीं पूछती थी। अब इंटेंशन का चैप्टर बहुत ही प्यारा है, बहुत जल्दी जल्दी मुझे बताना पड़ेगा। माय गॉड, ये तो 4 में चला जाएगा। थॉट हमारी एनर्जी का रूप है और ये डायनेमिक, हम सभी लोग डायनेमिक बीइंग ऑफ लाइट हैं।
जो भी हम सोचते हैं, फील करते हैं, बिहेव करते हैं, वो हम अपने लाइट से उसको शेप देते हैं। तो हमको हमेशा अपनी कॉन्शियसली अपने लाइट को शेप देना है। मुझे अब काटना पड़ेगा कुछ कुछ। अगर आप कॉन्शियसली अपने लाइफ को शेप करेंगे तो आपके एक्सपीरियंस और आपके जो जीवन की घटनाएं हैं वो भी चेंज होगी। आपकी जो भी अनुभव हो रहे हैं आपकी लाइफ में, वो आपके इंटेंशन को रिफ्लेक्ट करते हैं। इंटेंशन का अर्थ डिजायर नहीं होता, इच्छा नहीं होती सिर्फ। इंटेंशन का अर्थ होता है उसमें विल भी है, डिजायर भी है, विल भी है, मतलब आपकी इच्छा शक्ति भी है। अगर मान लीजिए किसी को अपनी मैरिड लाइफ सुधारना हो तो सिर्फ डिजायर करने से काम नहीं चलेगा। गैरी जुकाव ने बहुत ही सुंदर तरीके से मैरिड लाइफ का, रिलेशनशिप का बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है। कोशिश करूंगी कि पूरा आपको समझ में आए। यदि ये आपकी सच्ची इच्छा है कि मैं अपनी शादी को, ट्रू डिजायर है कि मैं अपने शादी को बचा लूं, तो आपको इंटेंशन करना पड़ेगा कि हाँ ये मेरी इच्छा है। और ये अगर आपने इंटेंशन किया तो आपके जीवन में नए नए दृष्टिकोण खोलेगा। आप अलग तरीके से देखेंगे, कई द्वार खुल जाएंगे जिससे आप देख पाओगे। जैसे मान लीजिए कोई सोच रहा है मैं बचाऊं अपनी शादी को, तो उसके लिए ऐसे द्वार खोलेगा कि उसको याद आएगा कि हाँ उसके हस्बैंड तो इस तरीके से प्यार करते थे, ठीक है उसने मुझे कम टाइम दिया पर मेरी दूसरी जरूरतों को तो पूरा किया, या दूसरी चीजों के साथ उसने किया। क्योंकि हर एक का वे ऑफ एक्सप्रेशन लव का अलग अलग होता है। तो आप फील करोगे कि नहीं ठीक है, अगर प्यार हुआ तो आपको ये दृष्टिकोण दिखाएगा, नया दृष्टिकोण। और मान लो आप लोगों के बीच में प्यार ही नहीं है, मान लीजिए, तो आप बचाना भी चाहेंगे तो आपको वो दृष्टिकोण दिखाएगा कि हाँ ठीक है प्यार की अभाव है। तो अब आपको कौन सा काम करना है ताकि दोनों के बीच में वो प्यार आए और आप अपनी शादी को निभा सको। तो वो आपको व्यवस्थित सुव्यवस्थित करने के लिए दृष्टिकोण बताएगा कि क्या करना आपको चाहिए। एक यदि रिश्ता आपको लगता है कि एंड करने का है, उसको मैं कैसे समझाऊं, उसको शॉर्ट वे में समझाना चाह रही हूँ। चलिए मैं एकदम इसको बिना देखूं। आपके पास एक कॉन्शियस इंटेंशन है कि मेरे को अपनी शादी बचानी है, मेरे हस्बैंड के साथ ही रहना है, बहुत अच्छा है। अब आप बीच बीच में कोई कोई बात पे गुस्सा हो रही है उनके साथ, और आपको सबकॉन्शियसली मतलब अनकॉन्शियसली आपका एक इंटेंशन है कि इस आदमी के साथ मुझे नहीं रहना, इसके साथ मुझे डिवोर्स देना है, मुझे अपने मायके वापस चले जाना है। आपके पास एक कॉन्शियस इंटेंशन है कि बचाऊं शादी को, एक है डिवोर्स जो छुपा है। आप दोनों हैं आपके पास इंटेंशन, पर आप क्या इसके प्रति अवेयर हैं, इसके प्रति अवेयर नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो स्ट्रांग रहेगा इंटेंशन वो जीत जाता है। ये जो डायनेमिक है दोनों इंटेंशन के, उसमें वही जीतेगा जो जिसका घोड़ा शक्तिशाली है। तो अगर मान लो कॉन्शियस का है तो आपकी शादी बच जाएगी। आपका हस्बैंड मान लो सपोर्ट किया तो आपकी शादी बच जाएगी और आप ठीक से रहने लग जाएंगे। पर यदि मान लो आपका ये जो अनकॉन्शियस वाला इंटेंशन है वो बहुत अच्छे से प्रबल है, तो आप अपनी शादी को नहीं बचाएंगी, क्योंकि दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तब उन्होंने कहा है, जैसे मैंने स्प्लिंटर्ड सोल के बारे में बताया था कि विभाजित हो जाती है आत्मा। तो जब आपके पास एक ही इंटेंशन है तोड़ने का, एक है आपके पास बचाने का, तो जब स्प्लिंटर्ड हो जाएगा आपका, तो आपके अंदर में एक बेचैनी होगी और आप क्या करोगे, छोटी छोटी बात पे गुस्सा करोगे। आपको लगेगा हर चीज उसकी गलती है, हर चीज में आप उसकी गलती निकालोगे, क्योंकि वो समझ ही नहीं पा रही है वो लेडी कि मुझे बचानी है कि तोड़नी है। तो इसके कारण क्या होएगा, वो जो अनकॉन्शियस इंटेंशन है वो हावी हो जाएगा और वही मैनिफेस्ट होगा। अक्सर लोग
क्या है, स्प्लिंटर्ड सोल जो है ना वो बहुत डरे हुए रहते, उनको समझ में नहीं आता है कि मेरे अंदर क्या है। थोड़ी थोड़ी देर में वो डर जाएंगे कि नहीं नहीं, मेरे को इस आदमी के साथ नहीं रहना है, और जबकि चाह रहे हैं कि बचे। और मान लो शादी असफल होती है तो वो क्या बोलेंगे, देखो मैंने तो कितनी कोशिश करी, कितनी कोशिश करी मैंने शादी को बचाने की, पर मैं अपनी शादी को नहीं बचा पाई। वो ये मान ही नहीं सकता कि उसकी अनकॉन्शियस इंटेंशन तोड़ने की थी ज्यादा, इसीलिए उसकी जो स्प्लिंटर्ड सोल है वो बेचैनी महसूस कर रही थी और संघर्ष हो रहा था, वो छोटी छोटी बात पे रिएक्ट कर रही थी। और शादी को तोड़ने के लिए उसने सबसे बड़ा योगदान दिया उसकी खुद की उपज है। इसको आप समझें कि नहीं समझें मेरे को, क्योंकि ये बहुत विस्तृत रूप से लिखा हुआ है, मैंने समझाया है अपने हिसाब से। क्योंकि जब दो विरोधी इंटेंशन रहते हैं ना एक साथ, तो एक समर्थन कर रहा है शादी बचाओ, एक बोल रहा है नहीं तोड़ दो, तो वो जो होता है, वो जो सीवियर स्ट्रेस और पेन है, वही शिजोफ्रेनिया, इलनेस, फिजिकल इलनेस और डिवोर्स का कारण बनता है। तो जो भी विभाजित लेडी हैं, स्प्लेंडर्ड सोल हैं, लाइट केम ऑन ना, ठीक समझ में आ गया ना, पता नहीं मैंने क्या बोला। तो स्प्लेंडर्ड सोल को ना हीलिंग की जरूरत है। जैसे वो कॉन्शियसली वो इंटीग्रेटेड होता जाएगा, अपने पार्ट्स को हील भी करता जाएगा, और उसकी लाइट है ना उस पर्सनालिटी से एक कोर बीम में निकलेगी। अब मैं तुम लोग को समझा रही, देखो मान लो एक वाइफ है, उसको अपने हस्बैंड से नाराजगी है, समझ जाओ संघर्ष है, तो मतलब तुम टूटे हुए हो अंदर से। संघर्ष तभी होता है जब टूटा रहता है। मैंने क्या बताया था, हार्मोनियस सोल क्या होती है, जो लाइफ में फ्लो में बहती है। ठीक है, मेरा हस्बैंड बोल रहा है बोलने तो, कम टाइम दे रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा कर रहा है, ठीक है, फ्लो में बह रही है। पर यदि आप में संघर्ष, समझ जाना कि आपके अंदर में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली ये है कि इस आदमी से मुझे मुक्ति पानी है। अगर आप शादी बचाना चाहते हो तो अपने सबकॉन्शियस माइंड से भी ये वाली बात निकाल देना डिवोर्स की। आपको सिर्फ एक ही अपनी लाइट की बीम को एक लेजर में बहाना है कि मुझे इस शादी में को बचाना है, ये इंसान अच्छा है, इसके साथ मुझे अपने कर्मा के बैलेंस करके इस दुनिया से जाना है, मुझे रिश्ते से भागना नहीं है, उस रिश्ते के साथ पूरी चीजों को बैलेंस करना है। अगर वो ऐसा इंटेंशन एक बीम, एक लेजर बीम के रूप में डालेगी तो उसकी शादी पक्का बचेगी। एक पूर्ण जो रहता है ना होल पर्सनालिटी होती है, वो लेजर के समान नहीं है। अ लेजर इज लाइक अ पर्सनालिटी। कितना सुंदर उन्होंने सेंटेंस लिखा कि हमारा प्रकाश का स्तंभ सिर्फ एक ही होना चाहिए। हमको क्यों प्रदीप सर ऑथेंटिक ऑथेंटिक बोलने के लिए बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही बोले, जो हम बोलते हैं वही करें। हमारा जब एक ही इंटेंशन रहेगा तो वो मैनिफेस्ट होगा ही। और अभी हम सभी लोग होल इंडिविजुअल की तरफ बढ़ रहे हैं। इंटेंशन जो होते हैं ना हमारे रिलेशनशिप से भी ज्यादा जीवन के हर हर पहलू में आपको काम आता है। जैसे एक रिलेशनशिप में एक पॉइंट बताना भूल गई थी। मान लीजिए स्प्लिंटर्ड पर्सनालिटी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग सुनिएगा। अच्छा मुझे याद आ गया, अगर मान लीजिए कोई वाइफ है, वो अपने हस्बैंड से खफा है, उसको लगता है कि ये ठीक नहीं है ना। अब अनकॉन्शियस माइंड में तो है उसके कि ये इसके साथ मेरे को डिवोर्स लेना है। अब क्या करेगी, अगर मान लो उसका इंटेंशन ये वाला बहुत तेज रहा, तो हायर सेल्फ क्या करेगा, उसके लिए दूसरा पार्टनर चूज करके दे देगा। उसकी लाइफ में एक ऐसा आदमी आ जाएगा जो उसको ज्यादा प्यार करेगा। फिर वो बोलेगी कि वैसे ही मेरी ये शादी काम नहीं कर रही है, चलो छोड़ दो इस शादी को छोड़ के वो चली जाएगी उसके साथ, उस पार्टनर को एक्सेप्ट करके चली जाएगी। मैनिफेस्ट कौन किया था नए पार्टनर को, उसने खुद किया था। मैं अपने को क्यों करी, उसने खुद किया था, भगवान ने नहीं भेजा है, उसने खुद, उसके हायर सेल्फ ने उसको प्रोवाइड किया क्योंकि वो चाहती थी। इतना हमारा इंटेंशन काम करता है, सोचिए। अगर मान लो आप जॉब से, जैसे रिलेशनशिप के बियॉन्ड भी जाता है ना इंटेंशन, तो वो बुरा, अगर मान लो आपको जॉब पसंद नहीं है, आपके मन में बार बार विचार आ रहा है कि नहीं ये मेरा जॉब पसंद नहीं है, मेरे को नया जॉब करना चाहिए, तो वो कहते हैं कि आपका हायर सेल्फ आपके लिए दूसरा जॉब की सुविधा दे देगा। आपको दूसरी कंपनी से ऑफर आ जाएगा, या एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाएगी जो प्लेट में मिली हुई, प्लेट में सजी हुई मिल जाएगी। फिर अगर आप चेंज करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, मतलब चेंज होना भी कई लोग नहीं पसंद करते ना, तो अगर चेंज होना पसंद करते हैं तो आप दूसरा जॉब लेके चले जाएंगे। आप ही ने मैनिफेस्ट किया है। आप एक डिसीजन मेकिंग बीइंग हो। हर स्थिति में जो भी हम चुनाव कर रहे हैं, वो जो डिसीजन ले रहे हैं, उसको हम मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। जो भी हमारा
स्ट्रॉन्ग इंटेंशन होता है, चाहे हम जाने या ना जाए। मान लीजिए आपके कोई फ्रेंड है, आप बोलते हो यार दोस्ती बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, वो बहुत अच्छी है, पर आपके मन में इंटेंशन है कि इससे निजात पाऊं, ये बहुत सरदर्द है, तो अगर मान लो वो तेज रात आपकी फ्रेंडशिप टूट जाएगी। इतना सब कुछ आपके इंटेंशन गेम खेलते हैं और आप बोलते हो कि ये मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। आपकी सिंगल चॉइस आपके गुस्से को भी बदल दे, ऐसा नहीं हो पाता, क्योंकि इसके लिए क्या है, आपको फीलिंग के प्रति अवेयर होना। आप बोलोगे चलो मैं गुस्सा बदल देती हूँ, मैं इंटेंशन कर रही हूँ, मैं आपसे कभी गुस्सा नहीं करूंगी, तो ये यहाँ पे काम नहीं करेगा। आपको उसमें एनर्जी, अपनी अटेंशन देते रहनी पड़ेगी, फीलिंग के प्रति अवेयर होते जाना पड़ेगा, कॉन्शियसली आपको जीना पड़ेगा, और हर चीज बुद्धिमत्ता से काम करना पड़ेगा। अगर मैंने गुस्सा किया तो इसका रिजल्ट भी मुझे ही भुगतना पड़ेगा। सब कॉन्सिक्वेंसेस वगैरह देख के अपने एटीट्यूड को उसके तरफ आप करते रहोगे, यानी कि आप अपनी लाइट को उस तरफ अलाइन करोगे कि मुझे गुस्सा नहीं करना, चाहे कितनी भी बुरी स्थिति हो, चाहे कितना भी मेरी सासू माँ मेरे पति मुझे चिल्लाए, मुझे नहीं गुस्सा करना है। अपने लाइट को अलाइन करते रहोगे तो आप उसको भी मैनिफेस्ट कर लोगे, चाहे आपका स्वभाव हो, चाहे आपके आसपास की परिस्थिति हो, आपके इंटेंशन के से चलती है। हमारी जो फिजिकल रियलिटी है वो डेड या एम्प्टी स्टेज नहीं है, भौतिक रूप से जैसे भी लाइट को हम चाहते हैं शेप दे सकते हैं। अब फटाफट बता रही हूँ कि हमारी फिजिकल रियलिटी और चॉइसेस के बीच में क्या संबंध है, फटाफट बता रही हूँ आप लोगों को। मल्टी लेयर हम लोग क्रिएशन करते हैं। पहला लेयर हमारा है हमारा पर्सनल रियलिटी, है ना। मेरे को आप क्वेश्चन बाद में पूछिएगा, है ना, मैं बिल्कुल टाइम दूंगी आज। तो पर्सनल रियलिटी का हमारा पहली लेयर है। हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव हमारे लिए रहता है। जैसे मान लीजिए मुझे बहुत ही कंपैशनेट बनना है, मुझे लोगों का मदद करनी है, ये करनी है, जो भी मैं एक भी चीज को करूंगी, डिसीजन लूंगी, या मुझे ज्यादा पैसे कमाने में लोगों उससे ज्यादा पैसे लूटूं, तो वो जो भी मैं डिसीजन लूंगी वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा मेरे रियलिटी पर। वैसा ही मैं बन जाऊंगी जो मैं चॉइस करूंगी। फिर दूसरी लेयर आती है हमारी फैमिली की। पहली मेरी पर्सनल रियलिटी, दूसरी फैमिली की। हम जब भी पैदा होते हैं, अपनी जो फैमिली है उनके साथ हमारा ग्रुप एनर्जी फील बन जाता है। तो जो भी मैं चुनाव करूंगी, चाहे सेल्फिश होने का, कंपैशनेट होने का, एंग्री होने का, जनरस होने का, जो भी मैं करूंगी वो एनर्जी मैं अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करूंगी। मेरा भाई चाहे कितना भी दूर में रहे, अमेरिका में भी रहे, तब भी मेरी एनर्जी उसको शेयर करूंगी। और जो उन लोग करेंगे उनका भी मुझ पर प्रभाव पड़ेगा। जैसे इसमें लिखा है कि अगर मान लो आपकी बहन बहुत जेलस है, आपके पिताजी शराब पीते हैं, या आपकी मम्मी बहुत कंजूस है, तो वो जो अपन बोलते हैं ना, माता पिता का गुण आता है, पिता पर पूत, पूत पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, है ना, बोलते हैं ना। तो वो सारे गुण हम अपने भाई बहनों के भी कुछ हद तक के अपने पास रखते हैं, हम एक साथ शेयर करते हैं। पर हमारा इसका प्रभाव कम पड़ेगा फैमिली का, है ना। सबसे पहले हमारा पर्सनल डिसीजन, फिर दूसरा फैमिली का डिसीजन, फिर तीसरी लेयर आती है हमारी, नेक्स्ट आती है स्कूल में, ऑफिस में, पर वो बहुत इम्पर्सनल होते जाएगा, वो ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और आप प्रेयर करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो जरूरी थोड़ी कि उसका प्रभाव दूसरों पे भी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इतना नहीं पड़ेगा। पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो आपके परिवार पे उसका प्रभाव पड़ेगा। जैसे जैसे हम अपने कोर से दूर जाते जाते हैं ना, उसका प्रभाव कम होते जाता है। तो पर्सनल, फिर फैमिली, फिर हमारे स्कूल या हमारा वर्किंग प्लेस, और उसके बाद आता है हमारी जो हम रोजमर्रा मिलते हैं ना, ग्रोसरी स्टोर से, कैब ड्राइवर से, बस ड्राइवर से, उनसे भी हमारा बहुत ही इम्पर्सनल रहता है, बहुत कम एक दूसरे को हम प्रभावित करते हैं चॉइस को। फिर सिटी, फिर स्टेट, फिर कंट्री, फिर ग्लोब, और ऐसे करते करते उन्होंने कहा कि जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है उन सभी में हम अपना अपना रोल अदा करते हैं। हम माइक्रोकॉस्म मैक्रोकॉस्म में है, परंतु हर माइक्रोकॉस्म, हर इंसान उस पूरे ह्यूमैनिटी पे के कॉन्शियसनेस में प्रभाव डालता है। मैं कहती हूँ ना, एक इंसान भी अगर मेडिटेशन कर रहा है तो वो पूरे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में एक रिपल डाल रहा है। तो उन्होंने कहा है कि आपका जो आखिरी लेयर आता है, इसमें जो लेयर मैंने डिटेल में नहीं बताया,
फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी। अब जैसे मान लीजिए मैं एक औरत हूं, तो जो भी एक औरत के हिसाब से एक काम करूंगी वो पूरी फेमिनिन कॉन्शियसनेस के बेस पर प्रभाव डालूंगी, समझते हैं। अब इंटेंशन 2, इसका बहुत प्यारा चैप्टर है। इंटेंशन ओपरा विंफ्रे का फेवरेट चैप्टर था और इसके बाद मैं बहुत अलर्ट हो गई हूँ इन दोनों चैप्टर को पढ़ के। तो उन्होंने कहा है कि हमारी इंटेंशन हमारी रियलिटी बनाते हैं, है ना। बी माइंडफुल, तुम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो, ये पहला स्टेप है आपको ऑथेंटिक पावर के प्रति जाने का, कि तुम क्या प्रोजेक्ट कर रहे हो। यदि मान लीजिए वो बता रहे हैं कि आपको, देखिए इसमें बहुत डिटेल में था पर अभी मैं शॉर्ट में बता रही हूँ कि हम यहाँ पे अपने कर्म का बैलेंस करते हैं और जो हमारे फालतू के अवगुण हैं उन सबको हम रिप्लेस करते जाते हैं। हमको ये कॉन्शियसली करना है, इंटेंशन अपने मन में रखना है। यदि मान लीजिए आपको लगता है कि आपके पास बहुत अच्छी कंपेनियनशिप हो, सभी लोग आपको प्यार करें, पर आपके पास एक अनकॉन्शियस इंटेंशन है कि नहीं, लोग अच्छे नहीं होते, लोगों से दूरी बना के रखनी चाहिए, लोग फायदा उठा लेते हैं। मैंने क्या कहा था, दो इंटेंशन आपके पास रहेंगे तो जो आपका हावी रहेगा वो आपको मैनिफेस्ट करेगा। तो आप दोस्ती भी चाहते हो, प्यार भी चाहते हो, पर लोगों से दूरी भी चाहते हो। तो इसके कारण क्या होगा, आप सेपरेशन और पेन को बार बार फील करेंगे और तब तक के करते रहेंगे जब तक कि आप अपनी पर्सनालिटी को हार्मनी और लव में नहीं लाते। जब आप ऐसी एनर्जी में रहेंगे, हाई एनर्जी करेंट्स में, तब आप समझ पाएंगे कि लव हील्स एवरीथिंग एंड लव इज ऑल देयर इज। इस यात्रा में कई जन्म लग जाते हैं पर पूरी हरेक की यात्रा होती है, देर सवेर सबकी होती है। तो हम पहले कर्मा के कारण इस दुनिया में आए हैं, एक पर्सनालिटी के रूप में आए हैं। फिर यहाँ पर हम जैसे जैसे इंटेंशन करते हैं, इरादे करते हैं, मंशाएं करते हैं, वैसे वैसे हम अनुभव लेते हैं। फिर उस अनुभव को हम रिएक्ट करते हैं, फिर उस रिएक्ट से हम कर्मा बनाते हैं और कर्मा से फिर हम अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। तो ये जो सिलसिला है हमारा चलते जाता है। तो अभी हमको सबसे पहले क्या करना है, अपने इंटेंशन को सुधारना है ताकि हमारे पास आसपास वातावरण नहीं हो। मैंने कहा ना आपको, प्रारब्ध कर्मा इतने आप नहीं लाते हो जितने आप क्रियामना कर्मा को आप फेस करते हो, क्योंकि वो रोजमर्रा आप जो कल आपने किया है वो परसों नरसों आपको सामने में दिखने लग जाएगा। तो वैसा ही आप एक्सपीरियंस करेंगे। गुस्सा आप करते हो तो बार बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि आपको कोई गुस्सा दिलाएगा, ताकि आप उस चीज को हील होना सीखो। अगर आपके में कोई चीज ऐसी है तो आप समझिए कि वहां पे आपको हीलिंग की जरूरत है, वहां पे कॉन्शियस जीकर अच्छे इंटेंशन रखकर उसको पूरा करिए। शादी के ऊपर बहुत अच्छा इन्होंने बोला था, मैं जल्दी से खत्म करती हूँ। जैसे बोला, हर एक वर्ड की एनर्जी, हर एक थॉट की एनर्जी, जैसे आप शादी के बंधन में बंधते हैं, आप समझ गए कि मैं एक पत्नी हूं, लड़के ने समझा हाँ मैं पति हूं, आप उस कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं पति पत्नी के। ये क्यों शुरू हुई थी पहले, कि उस समय फिजिकल सिक्योरिटी चाहिए थी, सर्वाइवल के लिए भाई एक साथी होना चाहिए, खाना बनाए और वो कमा के आए। और देखिए प्रोक्रिएशन तो बिना शादी के भी हो रहा था, जब शादियों का निर्माण नहीं हुआ था ना, मतलब संस्था नहीं बनी थी, तब भी बच्चे पैदा हो रहे थे। प्रोक्रिएशन के लिए शादियां नहीं बनी थी, शादियां आई गई थी फिजिकल सिक्योरिटी और सर्वाइवल के लिए। उस समय स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत दूर की बात थी, जब ये शादी संस्था बनी थी ना, मानव प्रजाति में स्पिरिचुअल ग्रोथ की बहुत दूर की बात थी, तो इसलिए शादी बनी। अब जैसे हस्बैंड वाइफ आते हैं तो वैसे ही उनकी कॉन्शियसनेस और इंटेलिजेंस काम करना शुरू कर देती है। पत्नी अपने अधिकार दिखाएगी, पति अपना, है ना, वो सब। पर अब ऐसी शादियां, गहरे झुकाव कहते हैं, कोई काम की नहीं है। अब न्यू आर्किटाइप की शादियां हो रही हैं स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। और ये स्पिरिचुअल पार्टनर्स एक दूसरे को बिल्कुल समान मानते हैं, इक्वालिटी को मानते हैं। और वो जो पार्टनर्स होते हैं वो पर्सनालिटी और आत्मा में भी भेद जानते हैं कि हाँ हमारी आत्मा अलग है, हम पर्सनालिटी हैं। वे जब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, प्यार रहेगा पर इमोशनल जो बंधन है वो एक दूसरे से नहीं रहेगा। और
पत्रीसन ने एक बहुत अच्छे उसमें अपने निर्वाण कुछ था, उसमें कहा था अपनी मैरिज एनिवर्सरी के टाइम में, आप लोग को याद होगा कि हस्बैंड वाइफ वर्ड नहीं होना चाहिए। ये समझ लीजिए कि दो आत्माएं बेस्ट फ्रेंड हैं जो एक छत के नीचे रहती हैं। हर हस्बैंड वाइफ को दो फ्रेंड बनना है। इस चैप्टर में स्पिरिचुअल पार्टनरशिप के ऊपर इतना सुंदर बोला है, इतना सुंदर बोला है कि इस चैप्टर को मैं जब 2 बार पढ़ी हूँ, दोनों बार बहुत अभिभूत हो गई थी मैं, क्योंकि मेरा जो पार्टनर है वो मेरा स्पिरिचुअल पार्टनर है। वो मुझे समझता है, मेरी ग्रोथ को, मैं उसकी ग्रोथ को समझती हूँ कि वहां पे उसको क्या कहा है कि हीलिंग की जरूरत है, मुझे किस चीज की जरूरत है, वो मुझे मिरर रिफ्लेक्शन करके दिखाते हैं। तो बहुत ही सुंदर तरीके से स्पिरिचुअल पार्टनरशिप के ऊपर लिखा है। इनकी एक बुक भी है गैरी जुकाव की, स्पिरिचुअल पार्टनरशिप। तो स्पिरिचुअल पार्टनर्स के लिए बोलता है कि वो जानते हैं कि कोई डीपर रीजन है जिसके कारण वो एक साथ रह रहे हैं, और ये सब उनके आत्मिक विकास के लिए हो रहा है। कोई कर्मा का प्रक्षालन और बैलेंस करने के लिए वो नहीं मिल रहा है, आत्मिक विकास के लिए मिल रहे हैं। कार्मिक रिलेशंस अलग होते हैं, वो हस्बैंड वाइफ लड़ते रहते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअल और सेक्रेड पार्टनर्स इस दृष्टिकोण को देख सकते हैं कि उस दृष्टिकोण को देख सकते हैं जो दूसरा एक नॉर्मल हस्बैंड वाइफ नहीं देख पाता। अब ये समय आ गया है कि ये जो कमिटेड रिलेशनशिप है स्पिरिचुअल पार्टनरशिप का है, वो न फाइनेंशियल फियर्स के लिए है, न सिक्योरिटी के लिए, बल्कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है, जो बहुत तेजी से होती है जब दो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को मदद करते हैं, बहुत तेजी से वो विकास करते हैं। गैरी जुकाव कहते हैं जैसे एक्सटर्नल पावर जो मैंने बताया था ना, पद, नाम, महत्वाकांक्षाएं, अब धीरे धीरे कोरोना के बाद तो और समझ में आ गया कि ये सब चीजें कोई मायने नहीं रखती। अपनी अंदर की खुशी, अंदर की शांति सबसे ज्यादा कीमती है। तो वो कहते हैं कि जैसे एक्सटर्नल पावर हमारे विकास के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वैसे ही जो पुराने टाइप की शादियां थी आर्केटाइप की, उसकी भी लंबी उम्र नहीं है। पर ये मत समझना कि शादी एक रात में खत्म हो जाएगी, होंगी, ऐसी भी शादियां होते रहेंगी, पर उनकी सफलता इस पर निर्भर करेगी कि वो कितने कॉन्शियसली एक दूसरे को मदद कर रहे हैं। क्योंकि अब तेजी से अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हस्बैंड वाइफ के रूप में लोग चूज करेंगे। तो उन्होंने कहा है कि जब आप अपनी कॉन्शियसनेस को इंटेंशन सेटिंग प्रोसेस में, समझिए इंटेंशन सेटिंग प्रोसेस मतलब अब मेरे को वो प्रक्रिया करनी है जो मेरे इंटेंशन मेरे काम के हैं, मैं डालते हूं, तो आप अपने सोल से अलाइन होते हो। मैं सोचूंगी ना कि हाँ मैं सही काम करूंगी, गलत नहीं करूंगी, तो हम अपने सोल से अलाइन होना चुनते हैं। और और ऐसी रियलिटी को बनाते हैं। अगर हम सोल से अलाइन होते जाएंगे तो हम ऐसी वास्तविकता रियलिटी को क्रिएट करते हैं जो पर्सनैलिटी से ज्यादा सोल को रिफ्लेक्ट करता है। जीवन में जब कर्म को पूरा करने की जरूरत हो तो अपने सोल की विजडम को यूज करते हैं, और जब हमारे चैलेंजेस होते हैं उनके लिए हमें फियर और डाउट की बजाय लव और कंपैशन को हम यूज करते हैं। जब हम अपने सोल की तरफ अलाइन होंगे तो यही करेंगे, तो हम अपने जीवन को स्वर्ग बनाते रहते हैं और बैलेंस होते चले जाते हैं। तो इंटेंशन और अटेंशन हमारे रियलिटी को बनाता है, हमारे एक्सपीरियंस को बनाता है। वो कहते हैं यदि आप अपना ध्यान किसी लोगों की कमजोरियों पर या गलतियों पर रखोगे, उनसे घृणा करोगे, उनकी इंसल्ट करोगे, हेट्रेट करोगे, तो लोग भी आपको कम प्यार करेंगे। तो आपकी एनर्जी पर्सनालिटी के रेलम में ही रह जाएगी। आप नेगेटिव कर्मा बना रहे हो और पर्सनालिटी के रेल में हो, तो वो डिफरेंस बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। सोल की तरफ अलाइन होना है तो आपको लोगों की अच्छाई की तरफ, उनके गुणों पर ध्यान दीजिए, उनको अप्रिशिएट करिए, प्यार दीजिए, उनको स्वीकार करिए जैसे भी हैं वो। तो आपकी ऊर्जा और प्रभाव इतना ज्यादा हो जाएगा, इतना कंस्ट्रक्टिव चेंज लाएगा। जब आप अपनी सोल से अलाइन होते जाओगे तो आप दूसरी आत्माओं के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, क्योंकि उस समय आपका ऑथेंटिक पावर दूसरी आत्माओं से आपको कनेक्ट कराता है। समझ गया? तो सोल से अलाइन होना, दूसरी आत्मा आपसे ज्यादा कनेक्ट फील करेगी क्योंकि वो आपका ऑथेंटिक पावर है।
अगर आप अपनी, कहते हैं कॉन्शियसनेस की पावर को अगर आप जान लोगे ना, तो आप अपने अंदर और बाहर के पूरे दृष्टिकोण को बदल दोगे। हम समझ ही नहीं पाते हमारे कॉन्शियसनेस की कितनी पावर है। और आप समझ पाओगे कि आपके अंदर का रिफ्लेक्शन आपकी बाहर की दुनिया है। तो पहले आप अपने से करुणा करोगे, तभी आप बाहर से करुणा कर पाओगे। पहले अंदर से प्यार करोगे स्वयं को, तब बाहर से आप दूसरों को भी प्यार कर पाओगे। तो आप इनर और आउटर वर्ल्ड को जोड़ के देख पाओगे। तो उन्होंने कहा है कि और अगर आप अच्छी फ्रीक्वेंसी में हैं, तो उसी टाइप के आप फ्रीक्वेंसी के सोल को ही अट्रैक्ट करोगे। तो आपका इंटेंशन, आपका एक्शन और आपका इंट्रैक्शन, मतलब आपके इरादे, आपके कार्य और आपकी लोगों से बातचीत आपके दुनिया को निर्धारित करती है कि वो सुंदर बनेगी कि गंदी बनेगी। तो आपकी जो what you intend is what you become, है ना। बहुत सारा चीज है, सिर्फ एक मैं चॉइस वाला चैप्टर लेके, छोटा सा चैप्टर लेके खत्म कर दे रही हूँ। अभी इसमें इंटेंशन में और था, पर मैं सब छोड़ दे रही हूँ। बस इतना याद रखना, आपका शरीर आपका कॉन्शियस मैटर है और आपकी सोल की एनर्जी है। जो उसके प्रति अवेयर नहीं हुए तो आप विभाजित आत्मा रह जाओगे, जिसको बार बार आके हील होने की जरूरत पड़ेगी। चॉइस बहुत प्यारा चैप्टर है। उन्होंने कहा कि हमारी आत्मिक विकास का केंद्र हमारा चुनाव है। चॉइस इंजन है हमारा विकास का। अब जो विभाजित आत्माएं हैं, स्प्लिंटर्ड है, उसके पास बहुत सारे अलग अलग हिस्से हैं जिनके बारे में वो जानता ही नहीं है। जो स्ट्रॉन्गेस्ट होगा वैसा इंटेंशन चलते जाएगा, है ना। तो वो हमेशा पेनफुल, अपने जीवन में संघर्ष, दुख, कष्ट सब देखते जाएगा। और किस पे दोष देगा? भगवान पे, मेरी किस्मत खराब है। वो नहीं देख रहा कि वो इस दुनिया में क्या कर रहा है। तो उन्होंने कहा है कि उसकी जो सोल की जो एनर्जी है, स्प्लेंडर्ड सोल की, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं पर्सनालिटी के, है ना। तो एक तरफ खींचेंगे उसको कि अच्छा बनना है, उसकी जो अंदर की बुराई है वो खींचेगी कि नहीं नहीं नहीं, अपने सुख के लिए सब चीज करना है। तो उन दोनों के बीच में वो सबसे ज्यादा संघर्ष करता है। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है? अपनी फीलिंग को देखना है कि आपकी फीलिंग क्या है। आपकी फीलिंग अगर नफरत की है, तो आप जब तक कि आप पहचानोगे नहीं, तब तक कि आप उसको दूसरी तरफ कहां से ले जाओगे? आप चॉइस कैसे करोगे? तो पहले आप अपनी फीलिंग को देख पाओ, क्या है क्या नहीं। फिर दूसरा, आप अवेयरनेस के द्वारा आप किसको मुक्त करना चाहते हो, किसको विकसित करना चाहते हो। मैं सेल्फिशनेस जो मेरे में रहेगा उसको मैं हटाना चाहती हूँ और जनरस बनना चाहती हूँ, उदार बनना चाहती हूँ। तो आप फीलिंग और अवेयरनेस के द्वारा रिस्पॉन्सिबल चॉइस करना सीखिए। जब आप ऐसे कॉन्शियसली चॉइस करते हैं, तो आप अपनी आत्मा को पोषित करते हैं, उसको विकसित करते हैं और अपनी पर्सनालिटी को वासनाओं से मुक्त करते हैं। ये क्लैरिटी और ज्ञान का चुनाव है। देखिए, ये कॉन्शियस आपके ट्रांसफॉर्मेशन का चुनाव है कि नहीं, मुझे अब गुस्सा नहीं करना है, मुझे अब सेल्फिश नहीं बनना है, जितना हो सकेगा मैं दूसरों के काम आऊं। ऐसे करके जब हम चुनाव करते हैं तो हाई फ्रीक्वेंसी करंट हमारे में जाती है, अर्थात हम अब उस समय अपनी हायर सेल्फ को फॉलो कर रहे हैं। और जब हम अपने हायर सेल्फ को फॉलो करते हैं, तब सारे टीचर्स और गाइड आपके लिए द्वार खोल देते हैं। जितना जितना आप अपनी आत्मा के से अलाइन होते जाएंगे, काम करते जाएंगे, आप पावर गेन करते जाएंगे। और जितना आप अपनी पर्सनालिटी को फॉलो करते जाएंगे, उतना आपकी शक्ति कम होगी, आपको टीचर वगैरह की बहुत ज्यादा हेल्प भी नहीं मिलेगी। तो जैसे इसने बताया है कि आपको लगता है कि पैसा कमाना बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी की तो पैसा कमाना अच्छा लगता है ना, उसको संतुष्टि चाहिए, पैसा ज्यादा कमाऊं, किसी का शोषण भी कर लूं, क्यों किसी का पैसा नहीं लूटूं, कमीशन भी मैं ज्यादा ले लूं। पर आपका एक तरफ अंदर से बोलेगा कि नहीं, सब बराबर है, रेवरेंस रखना चाहिए, थोड़ा कम कमाऊंगा पर शांति से कमाऊंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, गलत काम नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा है कि ऐसे आप चॉइस के द्वारा अपने कॉन्शियस लाइफ को आप जिए। पर्सनालिटी सिर्फ अपने रुचि के
अनुसार ही डिसीजन लेना चाहता है। पर्सनैलिटी बोलता है कि कोई प्रायोरिटी नहीं करना, कोई केयर नहीं करना, सिर्फ अपने में इंटरेस्ट रखता है, वो अपने ही शारीरिक और मानसिक सुख चाहता है या भावनात्मक सुख चाहता है। पर सोल जो है वो हमारा विजडम है, यूनिवर्सल लव है, हमारी अमरता है। तो अब आपको चॉइस करना है कि ये संसार के जो छोटे छोटे सुख हैं, जिसमें क्या होगा, हो सकता है आप एक कार ज्यादा खरीद लेंगे, 2 बंगले ज्यादा बना लेंगे किसी को लूट कर, पर क्या वो वैल्यू रखेगा आपके लिए, या वो वैल्यू रखेगी जो आपके आत्मा का विकास करेगी। देखिए पर्सनालिटी, आप अभी जैसे मैं नीता चली जाऊंगी, पर नीता गायब नहीं होगी, यही एनर्जी दूसरा एक शरीर, एक दूसरा रूप लेके आएगी। फिर जो मैंने यहाँ पे गलत काम किया है वो मुझे आके चुकाना है। तो उन्होंने कहा है कि आप अपने पूरे चॉइस को शाश्वत सुखों के हिसाब के दृष्टिकोण से आप देखिए। अगर आप पर्सनालिटी के रूप में देखेंगे तो आपको नहीं, वो तो पैसा ज्यादा कमाना चाहेगा, ज्यादा सुख करना पाएगा, बोली इल्यूजन्स में फंसी रहती है पर्सनालिटी। जैसे मान लीजिए उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि 2 फ्रेंड आपस में लड़ रहे हैं, अक्सर लड़ते रहते हैं, दोनों डिसएग्रीमेंट होता है उन लोगों का। तो आपको क्या लगेगा कि ये क्यों लड़ रहे हैं, आप लोगों को लगेगा ये एक दूसरे के लिए नहीं बने, पर वो दोनों फ्रेंड हैं, इसका अर्थ है कि कोई दोनों की हीलिंग का पार्ट है जो इनको फ्रेंडशिप के रूप में पूरा करना है। ये सोल पर्सपेक्टिव है कि दोनों फ्रेंड इसीलिए बने क्योंकि दोनों को हीलिंग की जरूरत है। तो वो कहते कि भ्रमों से आप पार जाके देख पाओगे, और चॉइस आप अगर वर्टिकल पाथ में करते जाते हैं, वर्टिकल पाथ मतलब ऊर्ध्वगमन, है ना, तो आपको, आप जैसे सोल से अलाइन होते जाएंगे, अच्छी तरफ चलते जाएंगे, तो उन्होंने कहा पूरा यूनिवर्स आपको मदद करता है। कैसे मदद करता है आपको, आपके आपके लिए ऐसी सिचुएशन, और अभी टेम्पटेशन में आप समझेंगे, और यूनिवर्स आपको पूरे समय मदद करेगा और आपके लिए वो गाइडेंस, टीचर वगैरह की सबकी आपको लाके देगा ताकि आप वर्टिकल पाथ में आगे चलते रहें। और उसने कहा कि यूनिवर्स एक और जगह से भी आपको हेल्प करता है, जब बहुत जरूरी हो जाता है कोई फिजिकल इमोशनल बॉडी को हील करने का, तो उस पर्सनालिटी के खाने में भी बदलाव आ जाता है। मतलब आप सोच लीजिए कि उसकी ईटिंग जो हैबिट्स है वो अलग हो जाएगी, और वो ऐसा खाने लग जाएगा जो हाई वाइब्रेशन देगा, जैसे रॉ फूड, फ्रूट्स, नट्स, ये खाने लग जाएगा। उसको नहीं मालूम कि वो क्यों खा रहा है, क्योंकि उसको यूनिवर्स मदद कर रहा है, उसकी ईटिंग हैबिट को छोड़ के हाई वाइब्रेशनल में लेके जा रहा है। पर ये जो यूनिवर्स हेल्प करता है उसमें 90% लोग इसको फॉलो नहीं करते, सिर्फ 10% लोग हैं जो इनर गाइडेंस से इसको फॉलो करते हैं। मैं इसलिए बता रही हूँ ये वाला पॉइंट क्योंकि मैं बहुत 1 महीने से मेरी ईटिंग हैबिट चेंज हो गई है, बहुत बहुत चेंज हो गई है। तो वो आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है हाई वाइब्रेशनल फूड की तरफ ले जाके। और कोई भी पर्सनालिटी अगर अच्छे से चॉइस करेगी, गलत चुनाव नहीं करेगी, किसी को दुख नहीं देगी, तो वो क्या करेगी, नेगेटिव कर्मा से अपने आप को बचाएगी। और एक टेम्पटेशन के ऊपर एक पैराग्राफ है, डायनामिक ऑफ टेम्पटेशन। टेम्पटेशन मतलब प्रलोभन। अपन ऐसे सोचते हैं, यहाँ पर जो प्रलोभन का अर्थ बताया है टेम्पटेशन का, मैं बताती हूँ कि ये एक थॉट फॉर्म है जो हमारी नेगेटिविटी को सरफेस में लाता है। मौलिक रूप से हमारी आत्मा का लक्ष्य इसी के इर्द गिर्द घूमता है, जिसको हील करने या बैलेंस करने की आवश्यकता है। कुछ तीव्र इच्छा या टेम्पटेशन सोल को खींच कर लाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपकी चुनाव की जिम्मेदारी अपनी होती है। जैसे मान लीजिए आपको गुस्सा करने का बहुत टेम्पटिंग है, मतलब बहुत जल्दी आप गुस्सा हो जाते हैं, तो आपको यूनिवर्स पूरे टाइम वो आपको सीखने के लिए सिचुएशन दे रहा है कि आप सीखो, पर ये टेम्पटेशन आपकी सोल को खींचता है, आपको बता रहा है कि आप बार बार गुस्सा हो रहे हैं, तो यहाँ पे आपको हीलिंग की जरूरत है, यहाँ पे आपको काम करना है। अगर आप मूर्छा में रहेंगे तो बह जाएंगे, गुस्सा ही करते रहेंगे, पर अगर थोड़ा भी अवेयर रहेंगे तो इस
हार्मफुल, जो बहुत ही नुकसान वाली कार्मिक डायनेमिक है, उसको मैनिफेस्ट नहीं होने देंगे। फिर आप उस पे कंट्रोल नहीं करेंगे, यहाँ पर आप अवेयर होके उसके साथ काम करेंगे। टेम्पटेशन एक चुंबक है जो आपकी अवेयरनेस को उस ओर खींचता है जो आपके लिए नेगेटिव कर्मा बना सकता है। वो आपके ऊपर है, बनाता भी है और नहीं भी बना सकता है ना। ये टेम्पटेशन आपके अवसर हैं, ट्रैप नहीं। जैसे बहुत सारे टेम्पटेशन के बारे में बताया कि जैसे मान लो कोई अकाउंटेंट है तो वो चोरी करने के लिए उसको टेम्पटिंग होगा कि इतने पैसे हैं, कुछ पैसे चुरा लूं। स्टूडेंट है तो वो चीटिंग के लिए टेम्पटिंग करेगा। कोई स्पाउस है तो वो बोलेगा चलिए दूसरी औरतों के साथ मैं चला जाता हूँ, है ना, व्यभिचार के लिए उसको टेम्पटिंग होएगा। ये कहते हैं गैरी बहुत सुंदर एक सेंटेंस लिखते हैं कि टेम्पटेशन आत्मा को उसकी शक्ति से परिचित कराने का एक ग्रेशियस तरीका है। जब बाहरी परिस्थितियां हमको लुभाती हैं तो आप शक्ति खो देते हैं, वे आप पे अधिकार प्राप्त कर लेती हैं। पर अगर आप उस समय सोल से अलाइन होंगे, अपने आप को एम्पावर करते जाएंगे, तो आप ऑथेंटिक पावर पा सकते। जैसे कैसे सोल से अलाइनमेंट, आपको वो टेम्पटिंग बार बार होगी, बार बार गुस्सा करूं, पर आप वहां पर कॉन्शियसली गुस्सा नहीं करेंगे। जितने बार चैलेंज आएगा उतने बार आप नहीं गुस्सा करेंगे, तो धीरे धीरे आपके गुस्सा करने की जो आप देते थे ना एनर्जी, वो कम होती चली जाएगी और आपका पावर बढ़ते जाएगा। आपका पावर बढ़ेगा और गुस्सा करने की जो प्रवृत्ति थी उसकी एनर्जी कम होगी। तो आप स्टेप बाय स्टेप, चॉइस बाय चॉइस इसको बना सकते हैं। और जो ये ऑथेंटिक पावर जो आपको मिलते जाएगी, उसको ना आप मेडिटेशन से प्राप्त कर सकते हैं ना प्रेयर से। ऑथेंटिक पावर आपको अर्जित करना पड़ता है, अर्न करना पड़ता है। तो जैसे मैंने गुस्से के लिए बताया है, वैसे ही उन्होंने कहा है कि कोई भी ऐसी कोई इम्पल्स या कोई इच्छा जो आप पे हावी हो जाती है, आपकी सोल की एनर्जी के भी बहुत प्रतिरोध करती है और आप उस पे नहीं कंट्रोल कर पाते, वो आपका एडिक्शन बन जाता है। जहां पे भी एडिक्शन होगा, जहां पे भी आपका टेम्पटेशन होगा, वहां पे पावर ऑफ इश्यूज हैं। तो मैं अब यहीं पे खत्म कर रही हूँ क्योंकि टाइम हो रहा है। मैं चाह रही थी कि एक चैप्टर एडिक्शन कंप्लीट कर लूं, पर मैं एडिक्शन नेक्स्ट चैप्टर में लूंगी और शॉर्ट करने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।